जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज की इस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 8 से लेकर और 14 मार्च 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, सो आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, सो आप क्लास को सपोर्ट जरूर करें। मित्र, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले एक विशेष रिक्वेस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्लास में हैंड रिटेन नोट्स का यूज किया गया है। मैं आपसे रिकमेंड करता हूं आप पूरी क्लास से कम एक बार गो थ्रू जरूर करें। केवल हैंड रिटेन नोट्स देखकर ही पूरी क्लास को जज ना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी और पसंद आएगी। सो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है? सही उत्तर हो जाएगा मऊगंज। देखिए, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी सीमा क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी सीमा क्षेत्र है, इन सीमा क्षेत्रों को बुंदेलखंड बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हीं बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक रीवा जिला है। इसी रीवा जिले की 4 तहसीलों को मिलाकर ये मऊगंज नया जिला बनाया गया है। कौन कौन से 4 तहसीलें हैं देखते हैं। तो देखिए, मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना और देव तालाब, इन्हीं 4 तहसीलों को मिलाकर और मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला मऊगंज बनाया गया है। ठीक है, खास बात यह है कि जो विंध्य क्षेत्र है ना, अब इसमें कुल 8 जिले हो जाएंगे इस जिले की स्थापना के बाद। ठीक है, अच्छा आपको मैं बता दूं नए जिले के फॉर्मेशन से संबंधित कुछ न्यूज। तो देखिए, मध्य प्रदेश का तो 53वां ये हो गया। पंजाब का 23वां जिला बना था मलेरकोटला। ठीक है, और कर्नाटक का 31वां जिला बना था बेल्लारी से अलग होकर विजयनगर। और तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुथुरई। ठीक है ना, तो इतनी बात है यहाँ से। ठीक है, बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने अभी जल्द ही कुछ नई योजनाओं के साथ चर्चे में था। जैसे लाडली बहिनी योजना यहाँ पर बहुत जल्दी शुरू की गई थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन नामक पहल की शुरुआत की गई थी। जो वरिष्ठ नागरिक हैं राज्य के, उनको राज्य के बाहर जो भी आध्यात्मिक तीर्थ स्थल हैं उस तक पहुंचाने के लिए, यानी उसकी एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि इस योजना के दौरान यानी यात्रा के दौरान आने वाले जितने भी खर्च हैं ये सब राज्य सरकार द्वारा ही वहन किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में हाल ही में अट्टुकल पोंगाला उत्सव का आयोजन किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा केरल में। ठीक है, देखिए, जो पोंगाला है ना, ये एक तरह का बर्तन है। ये बर्तन जो महिलाओं द्वारा अपने आराध्य को चढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसका आयोजन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवती मंदिर में किया गया था। इसमें मुख्य बात यह है कि इस मंदिर में केवल महिलाओं को ही प्रवेश की अनुमति है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। और वर्ष 2009 में इस मंदिर में 25 लाख महिला श्रद्धालुओं के एक बड़े जमावड़े के कारण यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है? अट्टुकल पोंगाला। आयोजन कहाँ किया गया था? भगवती मंदिर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। देखिए, केरल से संबंधित एक न्यूज मैं और बता दूं आपको। केरल में भगवान अयप्पन के लिए समर्पित एक मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। ठीक है ना, तो जहाँ पर एक तरफ इस मंदिर में जहाँ केवल महिलाओं के प्रवेश की मान्यता है, तो इस सबरीमाला मंदिर में भी केवल पुरुषों के प्रवेश की ही मान्यता थी। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक डिसीजन में ये बताया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब इस मंदिर में भी सभी लोग प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उत्सव की बात हो रही है, तो जल्दी चर्चे में रहे उत्सवों को हम लोग रिलेट कर लेते हैं। तो देखिए, मणिपुर जो है ना, यहाँ पर अभी योसांग महोत्सव मनाया गया था। होली के पर्व के आसपास ये मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। कुश्ती से संबंधित गतिविधियां इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर प्रदर्शित की जाती हैं। नाम है योसांग महोत्सव। ठीक है, इसी मणिपुर में एक जल्द ही एमोइनो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है, और महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव, अजंता एलोरा महोत्सव। ठीक है, और मध्य प्रदेश में एक फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, मंदसौर जिले में। और मध्य प्रदेश में नमस्ते वर्षा महोत्सव, मांडू महोत्सव, ये सभी मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के
आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया था। दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा जल्द ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए सीजीए कौन बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा एसएस दुबे। ठीक है, ध्यान रखिए ये 28वें क्रम के होंगे और भारती दास की जगह इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है ना। वर्तमान में सीएजी यानी कैग भारत में जीसी मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू है। इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि सीजीए और सीएजी में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए जो सीजीए होता है और जो सीएजी होता है, सीजीए का मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स और सीएजी यानी कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो सीजीए होता है वो सीएजी यानी कैग के भीतर यानी इसी के तहत काम करने की एक पोस्ट होती है। वर्तमान में इसी पोस्ट पर एसएस दुबे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो कैग होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो इनका कार्यकाल यही होता है। ठीक है, तो वर्तमान में इस पोस्ट पर कौन है? जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये वो जीसी मुर्मू हैं जो जब जम्मू कश्मीर यूटी बना था तो पहले उपराज्यपाल के रूप में इन्हीं को नियुक्ति दी गई थी। हालांकि अब यहाँ पर उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे मिला है? सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई चानू को। ठीक है, मणिपुर से आती है, वेट लिफ्टर है और इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। ध्यान दीजिएगा इस बार और पिछली बार यानी 2021 का खिताब भी इन्हीं को दिया गया था और 2 बार इस खिताब को जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, और इसी में ध्यान रखिए बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के रूप में भाविना पटेल को चुना गया है। ये एक पैरा बैडमिंटन टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन नहीं, पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। भाविना पटेल इनका नाम है। और एक क्वेश्चन और इसमें आप रिलेट कर सकते हैं, बीबीसी बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नीतू भंगस को चुना गया है। ठीक है, हरियाणा से आती हैं और ये एक बॉक्सर है। तो इतनी बातें ध्यान से। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना में फ्रंट लाइन यूनिट की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? सही उत्तर हो जाएगा शालिजा धामी। ठीक है ना, तो ये तो वायुसेना में फ्रंट लाइन यूनिट की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। लगे हाथ आप एक चीज़ और जान लीजिए, बीआरओ में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी थी? तो वैशाली हिवासे। ये वो बीआरओ है जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत है। ठीक है, बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर पहली महिला अधिकारियों की बात हो रही है, तो देखिए कुछ न्यूज को हम लोग रिलेट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा था कि भारत में राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी थी और भावनाकांत अवनी चतुर्वेदी के बारे में जानते ही हैं। ये फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, और सीआरपीएफ के द्वारा स्वाति राठौर सीआरपीएफ वाली न्यूज़ जो बता रहा हूँ ना, इससे पहले मैं आपको एक और बता दूँ, भारत में चिनूक हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से लिया गया था, तो इस चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली भारतीय 2 महिलाओं की बात करें तो स्वाति राठौर और पारुल भारद्वाज को जाना जाता है। ठीक है ना। अब सीआरपीएफ वाली न्यूज़, सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उनका नाम था एनी अब्राहम और दूसरा नाम था सीमा थुंडिया। ठीक है, भारत में राफेल उड़ाने वाले पहली भारतीय महिला की बात करें तो शिवांगी सिंह है, लेकिन पहले भारतीय की बात करें तो हिलाल अहमद, ये जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो इतना रिलेशन यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बहुपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास कोबरा वॉरियर का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में। भारत सहित फिनलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका की फौज भी यहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है ना। नाम है कोबरा वॉरियर। ठीक है, आपसी सहयोग और समन्वय तथा युद्ध के समय अपनी तीव्रता एवं तत्परता को बढ़ाए रखने के लिए इसका युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ब्रिटेन से एक और युद्धाभ्यास होता है कुंकड़ शक्ति और अजय वॉरियर, तो आप ये भी याद रखिएगा। ब्रिटेन में इस समय जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो भारतीय मूल के हैं। इससे पहले लिज ट्रस यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करती थी। नेक्स्ट, त्रिपुरा चुनाव के बाद हाल ही में दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा मणिक साहा। ये बीजेपी से ही आते हैं। आप जानते हैं कि जल्द ही त्रिपुरा में चुनाव आयोजित किए गए थे
त्रिपुरा में कुल 60 विधानसभा सीटों से 32 सीटें भाजपा अकेले जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है और बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए इसी ने दोबारा सरकार बनाई है और इसी के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा दोबारा चुना गया है मणिक साहा को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, इसी त्रिपुरा के क्षेत्र में यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही नागालैंड बसा है। ठीक है, तो नागालैंड में भी साथ ही चुनाव आयोजित किए गए थे। यहाँ पर 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू रियो को चुना गया है। ठीक है, तो इन दोनों राज्यों के नए मुख्यमंत्री आप याद रखिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा उनकी परिषद के मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा सर डेविड चिपरफील्ड। ठीक है, देखिए ये वन लाइन फॉर्मेट में एक टिपिकल क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक और ऐसा ही टिपिकल क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। तो ये तो प्रसिद्ध प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है, इसके विजेता कौन बने? सर डेविड चिपर। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार इसका नाम है। ठीक है, ऐसे ही म्यूजिक के क्षेत्र में यानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड है। ठीक है, और इसके विजेता इस बार भारतीय ही बने हैं, उनका नाम है रिकी केज। ठीक है ना, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और 3 बार इस पुरस्कार के एकमात्र भारतीय विजेता बने हैं रिकी केज। ठीक है, पहली बार इन्होंने ये पुरस्कार 2015 में जीता था, दूसरी बार 2022 में और अब 2023 में। तो याद रखिएगा, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? सर डेविड चिपरफील्ड। और ग्रैमी अवार्ड के विजेता कौन है? रिकी केज। नेक्स्ट, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा पहला चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। ठीक है, आपको बता दें कि एक धरती एक परिवार और एक भविष्य के सपने को साकार करने के लिए वर्तमान में जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्हीं के द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और इसी में पहला चिंतन शिविर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं असम की। सबसे पहले तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जान लीजिए। यहाँ से 2 फैक्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का पहला फोन सैटेलाइट कनेक्टेड नेटवर्क है, नेशनल पार्क है। ठीक है, सैटेलाइट फोन कनेक्टेड नेशनल पार्क है भारत का पहला। और दूसरा, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे का यहाँ पर ना अवैध शिकार हो रहा था। इस सींगों के लिए सरकार ने अभियान चलाकर इन सींगों को बरामद किया और इन सींगों को जलाकर राख बनाई गई और इसी राख से एक स्मारक बनाया गया, गैंडा स्मारक बनाया गया इसी नेशनल पार्क काजीरंगा में। ठीक है ना, असम की बात करें तो अभी जल्द ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला सीबीजी प्लांट ये इसी असम के कामरूप जिले के सोनापुर में स्थापित किया गया है। खास बात यह है कि ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला है, एशिया का पहला और सबसे बड़ा सीबीजी प्लांट ये संगरूर पंजाब में स्थापित किया गया था। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 के 23वें संस्करण का आयोजित कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। ठीक है, आपको बता दें कि इसका जो उद्घाटन था वो पीएस श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा किया गया था 5 से 9 मार्च के बीच। ठीक है, और राष्ट्रमंडल के 52 देशों के 500 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लिए थे। राष्ट्रमंडल क्या होता है? देखिए, राष्ट्रमंडल हम उन देशों को बोलते हैं जहाँ पर कभी न कभी ब्रिटेन का औपनिवेशिक रहा है वो राज्य या वो देश। ठीक है, तो उन्हीं को कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल कहा जाता है। इन्हीं देशों के बीच अभी आपने देखा था कि इसी इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स भी आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ऐसा देश जो कभी न कभी ब्रिटेन का औपनिवेशिक रहा है उसी को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसी राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? गोवा में। गोवा में जान लेते हैं, गोवा की राजधानी पणजी है, आप जानते ही हैं। और गोवा से संबंधित 2 न्यूज। यहाँ पर जल्दी लूसो फोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था गोवा में पुर्तगाली भाषा के संरक्षण एवं जागरूकता के लिए। और पीएम मोदी के द्वारा गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर
के नाम पर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द ही किया गया था। ठीक है। हाल ही में किस देश ने लीगल माइग्रेशन बिल पारित किया है? सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है। देखिए, आप जानते हैं ना कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक इंग्लिश चैनल है, मात्र इसकी लंबाई 34 किलोमीटर है। ठीक है। नाव के द्वारा इस 34 किलोमीटर की छोटी लंबाई वाले इंग्लिश चैनल को पार करके और ब्रिटेन में अवैध प्रवासन हो रहा था, और इसी को रोकने के लिए इस ब्रिटेन सरकार के द्वारा लीगल माइग्रेशन बिल पारित किया गया है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दुनिया में कुछ देशों के द्वारा चर्चित बिलों की बात हो रही है, तो हम लोग रिलेट कर लेते हैं। जैसे अभी आपने न्यूजीलैंड में देखा था, न्यूजीलैंड सबसे पहले तो इसी के बारे में ब्रिटेन के ही द्वारा एक और बिल पारित की गई थी, राइट टू रिपेयर बिल। ठीक है। तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा प्लेन लैंग्वेज एक्ट बिल पारित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया था, और जल्द ही अमेरिकी सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया था, अंतर्जातीय विवाह और समलैंगिक विवाह में एकरूपता एवं संरक्षण के लिए ये एक समलैंगिक विवाह कानून पारित किया गया था अमेरिका सरकार के द्वारा। तो ये कुछ चर्चित बिल थे। नेक्स्ट, हाल ही में बेगर फ्री सिटी नामक पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? सही उत्तर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है। तो देखिए, ये नागपुर यानी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक भिखारी मुक्त शहर की शुरुआत की गई है, और ये शुरुआत की गई है नागपुर, महाराष्ट्र से। खास बात यह है कि भिखारी जो भी इस अभियान में पकड़े जाएंगे उनको आश्रय गृह में मतलब छोड़ दिया जाएगा, और सरकार इसके लिए एक खास व्यवस्था के तहत कुछ बस और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत भी की है। ठीक है। अच्छा, आपने कुछ ही समय पहले पढ़ा था कि वर्ष 2023 के अंत तक, ठीक है, उड़ीसा देश का पहला राज्य होगा जो अपने राज्य को झुग्गी मुक्त यानी स्लम फ्री एरिया बनाने की घोषणा की है। किसने? उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वो नागपुर है जहां पर ठीक, हाँ, ठीक है ना। तो ये नागपुर है, ये महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक राजधानी है, इसको नागपुर माना जाता है। नागपुर माना जाता है या पुणे माना जाता है? देखिए, कन्फ्यूजन हो गया ना। ठीक है। चलिए, नागपुर के आप इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। और नागपुर के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं पिछले वीडियो में बताते आया हूं कि जो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस थी 108वीं, इसका आयोजन पुणे में आयोजित किया गया था। ये बाय मिस्टेक गलत हो रहा था बार बार, मैंने बाद में इसको चेक किया तो पाया कि इसका आयोजन नागपुर में ही किया गया था। ठीक है ना। तो आप इसको मॉडिफाई जरूर करेंगे, और सॉरी इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, एंथनी अल्बनीज। ठीक है। जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से इनकी व्यक्तिगत रूप से यानी इनकी पहली यात्रा ये है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित वार्ता के लिए ये भारत पहुंच चुके हैं 4 दिवसीय दौरे पर। ठीक है। तो भारत आने वाले कुछ प्रमुख अतिथियों की बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे अतिथि भारत आ चुके हैं। जैसे बात करें यदि हम लोग, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे मिस्र की। ठीक है। भारत में रिपब्लिक डे पर मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी, भारत के अतिथि के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट किए थे। दक्षिण अमेरिकी देश है गुयाना। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को आमंत्रित किया गया था, और ये भी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। सिंगापुर के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुंदरेश मेनन, ये भी भारत यात्रा पर आए हुए थे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी रायसीना डायलॉग के तहत भारत दौरे पर थी। ठीक है। और स्वीडन के प्रिंस एंड प्रिंसेस भी भारत की यात्रा पर आए हुए थे। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सर्वाधिक महिला अरबपतियों की सूची में शीर्ष देश कौन बन गया है? याद रखिएगा, अमेरिका। शीर्ष देशों की बात करें तो अमेरिका कुल 92 महिला अरबपतियों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, और 46 महिला अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। इस मामले में भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है। कुल 9 महिला अरबपति भारत में मौजूद हैं। देखिए, इस पूरे क्वेश्चन को इस प्रकार समझें तो अभी जल्द ही आपने देखा था कि ब्लूम बिलियनर्स की सूची जारी की गई थी। इस सूची के अनुसार दुनिया के
सबसे धनवान व्यक्ति एक बार फिर से एलन मस्क को चिन्हित किया गया है। ठीक है, और जल्द ही देश में सबसे ज़्यादा अरबपतियों के होने के मामले में एक सूची जारी की गई थी। तो इस सूची में भी अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर था। हालांकि भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर था, लेकिन स्पेशली महिलाओं के द्वारा जब सूची जारी की गई है तो इसमें पहला स्थान तो अमेरिका और दूसरा स्थान चीन का ये बरकरार है, लेकिन भारत महिलाओं के संबंध में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड में 4 धाम है ना, यहीं पर ये 900 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। राज्य के 13 जिलों से होकर गुजरेगा। खास बात यह है कि प्रति 30 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे इस पर। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं 4 धाम क्या होता है। तो भारत में जो 4 धाम है ना, इसको तो जानते ही हम लोग, अभी बता दूंगा आपको। और उत्तराखंड में स्पेशल 4 धाम स्थित है, जिसे छोटा 4 धाम के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, जो भारत है, ठीक है, तो भारत के 4 धाम की बात करें तो एक द्वारिका गुजरात में, रामेश्वरम, और उड़ीसा में पुरी, और उत्तर में बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में ही है। ये 4 धाम के नाम से जाना जाता है। वहीं छोटे 4 धाम की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम उत्तराखंड के हैं, जिन्हें छोटा 4 धाम के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं 4 धाम में, छोटा 4 धाम में 900 किलोमीटर लंबाई वाले इस पहले इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2070 तक रखा है। तो इसी क्षेत्र में अपनी सफलता के लिए भारत केंद्र स्तर पर और राज्य सरकारों द्वारा भी अच्छे पहल और अच्छे कदम उठाए भी जा रहे हैं। तो इसी के क्रम में ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक पहल है इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो मुख्यमंत्री दोबारा भाजपा से ही चुनकर आए हैं, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं जो गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, विपिन सांघी यहाँ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। चर्चित उत्तराखंड की बात कर लें तो इसने जल्द ही अपने राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड में एक महाअभियान चर्चे में था, ड्रग्स फ्री देवभूमि। भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने तथा परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड के द्वारा जल्द ही एक नकल विरोधी कानून पारित किया गया था। और ये उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है, नैनीताल में स्थित था। अब इसको स्थानांतरित करके हल्द्वानी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, शायद मैंने आपको बताया उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो विपिन सांघी हैं वर्तमान में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट देखने के लिए मिला है? सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में। ठीक है, आपको बता दें कि 1548 के बाद नियमित रूप से इसमें विस्फोट देखने के लिए मिल रहा था और यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जा रहा है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और जो जकार्ता है ना, ये दुनिया की सबसे तेजी से डूबती राजधानी बनी थी। इसी के कारण इंडोनेशिया की सरकार है ना, जो वो बोर्नियो में अपनी राजधानी स्थापित करने की घोषणा की है। हालांकि इस मामले में अटकलें हम लोगों ने सुनी थी कि नूसंतारा में भी अपनी राजधानी स्थापित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन फाइनली अब बोर्नियो में ही स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन में बात हो रही है ज्वालामुखी की। तो आपने जल्द ही देखा था कि अमेरिका के हवाई द्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट देखने के लिए मिला था। और जो रूस और अलास्का का जो मिलता हुआ जो क्षेत्र है ना, ये यहीं पर कुछ स्थित है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में, कामचटका प्रायद्वीप। तो यहाँ भी ज्वालामुखी विस्फोट देखने के लिए मिला था। सामान्य तौर पर ज्वालामुखी को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी के पपड़ी का तापमान ही थोड़ा सा कम हुआ है, यानी जिस पर रहने योग्य, जीवन संभव होने योग्य तापमान है। पृथ्वी के भीतर भी आज भी बहुत अधिक तापमान पाया जाता है। और पृथ्वी के भीतर जो पदार्थ हैं वो रक्त तप तरल के रूप में पाए जाते हैं। जब यही पदार्थ पृथ्वी की सतह पर तेजी से बाहर निकलने लगते हैं तो इस पदार्थ को लावा बोलते हैं। और जब यही लावा बाहर निकलने लगता है, भूगोल में इसी घटना को ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अमेरिकी वायुसेना ने नासा इसरो के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को भारत को सौंपने की घोषणा की है। इस उपग्रह यानी मिशन का नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, निसार। सबसे पहले निसार का फुल फॉर्म जान लेते हैं।
निसार का मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है ना। ये पृथ्वी के अवलोकन संबंधित एक नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। नासा ये अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो भारत की, ठीक है ना। तो वर्ष 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, यानी संभावना है। और ध्यान दीजिएगा इस मतलब पृथ्वी अवलोकन में उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी की बाहरी परतें तथा बर्फ की चादर तथा पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जानकारियां जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नासा की। तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और नील विल्सन इसके वर्तमान प्रमुख हैं, ठीक है। और इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना, ध्यान दीजिए नासा की जब स्थापना हुई थी ना 1958 में, तब भारत में डीआरडीओ की स्थापना उसी साल हुई थी 1958 में। हालांकि भारत की सरकारी एजेंसी इसरो की स्थापना 1969 या 1969 में हुई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। इसकी लंबाई कितनी है? याद रखिएगा लंबाई इसकी 1507 मीटर है और हुबली रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है उसी को दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दी गई है। ये मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये स्थित है कहाँ? तो हुबली कर्नाटक में। नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, क्योंकि मैं आपको कई बार बताते आया हूँ कि देखिए दुनिया का अभी तक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, ठीक है। और लेकिन अब नया जो रिकॉर्ड है वो सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन के द्वारा किया गया है। ये हुबली कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। 1507 मीटर लंबाई है, लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से इसको तैयार किया गया है। पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हम लोगों की मार्च महीने के दूसरे सप्ताह की चर्चा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो फ्रेंड्स यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल आसानी से प्राप्त होती रहे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये आपके ऑप्शंस हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर विस्तार से लिखेंगे। ये वीडियो कैसी लगी इस बात का फीडबैक भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना होगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।